अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मरागिश वशीशोवा मन महल कबलो चदेली जोला की हमारा सदर नौशत का उम्मीद करना कि मैं सोई बिंदा चवशियंची बैगी और दुआ करना कि अल्लाह पाक में सोई बिंदा था चवशियंची बिका बोली चारू का दिलबाज मर्ची मनी घरानी मनी दिलबाज मर्ची दुख की खैर चिया के मन लाते मर्दमाना जब गिंदा मैं बलूचियत तो का मैं बलूचा नहीं तो का अल्हम्दुलिल्लाह मने अबर बस फ़ख्रे चिक्का महसूस पेगी और कनगा या कि मैं चैनल तो का मन एक साल ही कार है और चाहे शायद मना 8-9 साल ही मैं चैनल तो का कार है मन कभी भी चैनल तो का या कंची रवैया ही नहीं था जो दिगराना हार्ट पे का इवन वश तो का मन एक तारीफ़ कर गया वश न्यूज़ है इधर तक के प्यून क्या ये देखे जगह शायद हैसियत नहीं सी कि मैं वास्ता अंचू शर पे इज्जत थी कि मैं आयर भी होती बरात समझी डील करी सिर्फ माने ना इधर सज्जी मर्दों भले तो जब यक लोगे तो का यक कार है तो का जब कार है और आउदा तो सजे माहौला बास खूबसूरत बास फैमिली टर्म गिनते आउदा यक नेगेटिव इंसान कुछ ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है यक नेगेटिव इंसान जब मैं फैमिली तो का कहती या मैं कार है तो का कहती या सज्जे पॉजिटिविटी या बर्बाद का यलदा चिया सिर्फ और सिर्फ होती अना ईगो और एटीट्यूड तक छे और मन हैरत हुई कभी कभी मन होती लोगे तो कभी गिनना मैं लोगे तो का एक्सपीरियंस मर्दों माँ जैसे कि मैं मात पिता सीनियर मर्दों नहीं मैं मात पिता नहीं मैं सीनियर मर्दमान ची मैं निशार भी हस्ता जो कि एक वक्त आए ना लोग चलाएं था मैं लोग बाजी फैमिली हस्ता यक नो के मर्दों में कहती यक नो की नो यूथ कहते मैं लोगे तो का जनक की सीर का आइए नेगेटिविटी सज्जे लोगारा बर्बाद का और अंचो अगर माँ कारे बेचारी अगर माँ लोगे बेचारी तो यक मर्दों में नेगेटिविटी सज्जीन निज़ाम आरा बर्बाद करने वास्ता काफ़ी है और याद बेदारे ये जो यक मर्दों में जो नेगेटिविटी फैलाए नहीं माउश ना लोगे तो को जिन्नी लोगे तो को खौफ कहती जिन्नी ये हकीकतन नेगेटिव वाइब्स हैं जो इंसान आरा लग गम और हमें यक मर्दों जब ती कारे तुका जब ती लोगे तुका मौजूद भी यकीन का तई दिमाग सोबे सरा ख़राब बेगा लगी खैर लोगे तो क्या अबरा करा मैं लोगे तो कभी अच्छी नेगेटिव मर्दों मस्त और ए मर्दम दुनिया तो का बाज मार वाला गोली चारों का चिया के दुनिया तो का हर्च मर्दों में आजिज़ नहीं आ मर्दमारा जब वती शबी देमा गिंडक क्या मर्दों जो जल्ला कपी और आई औकात तैयार दे पेशदारक भी आई हैसियत तैयार पेशदारक भी कुरान निंदी गिरे के मन यक लोगी तुका यक बानों के बितगा और मर्ची मनी हैसियत मना पेशदारक बिता यानी कि वक्त सर्कल टाइम मकाफात इतनी हैसियत ती गुरूर चुन निचोड़ी ख़राब का मकसर गिंदा मना दुनिया तो का आजिज़ मर्दों भी गिंदा जो कि ऊंच नीच नका जो कि मज़न कसाई नका जो कि मैं लोग निज़ाम बिता वक्ता अन्नी तो खैर आ निज़ाम जिन्हें लोग ख़त्म बिता कि मैं लोग वज़ निज़ाम बिता कि मैं तो का एक रूल ही बिता कि मीत के जमादार मतलब एक मजनी नाम ही मना ये बाज़ रिस्पेक्ट करना आमे गंदगियाँ साफ़ का मैं माहौला साफ़ का तो एक मजनी ओहदाई जो यक स्वीपर ही निभाई नहीं भले मैं लोगे तो एक रूल ही बिता कि मैं काशी प्लेट अलग न बितगा मैं लोग ईरान कदी भी दूमी मर्दुमानची अलग न बितगा मैं चुक्का न गिंदे गूनी वाला चुक्का जो गूनी बड्डैन थे इवन ऐशाना भी मैं लोग तो कातगा मनी अब्बा या ऐशाना रिस्पेक्ट दाता निंदा निंता ऐशाना ना नफका दाता लेकिन कभी भी मारा महसूस न कराएंगे कि ए प्लेट अलग बल्कि हमेशा में तरबियत हमें बिकता कि दुनिया तो का इंसान ही चाहे मजने ओहदा है तो कभी भी चाहे कसानी ओहदा है तो कभी भी और हमें आजिज़ी एक जम्मा ज़िंदगी गवाजी नहीं हमें तरबियत एक जम्मा ज़िंदगी गवाजी नहीं हमें सोच एक जम्मा ज़िंदगी गवाजी नहीं मर रिस्पेक्ट देगा लगी मर्दुमाना रिश्ता है ना मर्दुमाना वतनची कस्तरी नाना वतनची मस्तरी नाना भले हमें दौरान गुशी लाती इज्जत समझी लाती इज्जत न समझी हमें दौरान लाती मर्दों मैगमा टकरा जो रिस्पेक्ट आ रहा कमज़ोरी समझा जो रिस्पेक्ट तो अयर दे आवती ओहदेरा बाज मजन समझी आ समझी कि मनी ज़रूरत है और मनाची अभी दे कस ई सिट्टे सर नेश न का यानी कि आ व तरह मगरूर का चिया के आयर रिस्पेक्ट रास नेती उसी इज्जत हर कसियर रास नेती तो जब आप बोर्ज रोती
तो दुनिया सर्कल मर्दों पदा यर जल दौड़ता और ये ज़िंदगी हकीकती मानची इंची मर्दों कपगा दिस्तगा जल्ला यानी कि नसीबा ना जल दौड़ दाता जो है तो का अना ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट नामा अना सेल्फ रिस्पेक्ट जो दिगरानी नका आ डिजर्व नका क्या ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी ईगो आई तुका यक मगरूरियती जो कहती ये सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ कहती कि दूमी मर्दों मायर रिस्पेक्ट देगी, हालांकि आई हैसियत नहीं सी बल्कि दूमी मर्दों मायर रिस्पेक्ट देगी। मैं बहुत अक्सर मारा गुशी उसी कार तो का जो कि मकदी नमन नहीं और इसी ये मारा हर जाना भी पुरकनक कपी कि कार तो का हर चेरा आई अहदयंगु विचार कार्य रंत बेशक आइए एक रिस्पेक्ट या इज्जत रिश्ते ऐसे लेकिन कार्य दौरान आ मर्द मारा अमा ये अहदय को बेचार लेकिन माँ अक्सर लोगे तो का भी डन्ना भी एक्स्ट्रा फैमिली टर्म बनाने के चक्कर एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट के चक्कर न जाने कि देम वाला मर्दम डिज़र्व न का और अमा बर भी कि लोगे तो कभी मैं इंसल्ट बैगा लगी मैं तजलील बैगा लगी मारा खबर देगा लगी ता हमा वादा कि मोती दपा पचबिकनी और एक्शन भी जीरी मन अमार ची भी गो कि हर इंसान एक एक्शन ही ज़रूर भी और हर एक्शन ही एक रिएक्शन ही ज़रूर भी मन बाज एबरा हैरत भी कि लाते मर्दों चून चून कई यानी कि मन डिज़र्व नकना कि मैं मगरूर बेबा अल्लाह पाक मना सजी चीज़ दाता अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन इसी अलावा एक्कर मवी मना सुपीरियर जोड़ नकुतगी कि मनी तुका एक गुरूर और एक अनाई बैती इवन मन अमीगो कि मैं दा जो मैं पियो नहीं जो मैं एक वार्डरोबरी मतलब वार्डरोब बॉय जो मैं कारा का जो मैं वस्ता पर्चा के आई मम में फैमिली टर्म चल गई आई यार अभी कभी मैं कर शिकायत नहीं थी भले अमी दौरान जब यक मर्द में कहती और तरह एकदम मेंटली टॉर्चर करने लगी और तई दी में वो तरह बोर्ड जनगा लगी और जाहिर है बरी तरह होती औदा वो बरकरार कनगी तरह ये घुसेगी कि तई सीट को जामी मनी सीट को जामी लेकिन अंची मर्दों डिज़र्व का कि आइए ये औकात पेशदार रख भी हैसियत पेशदार रख भी और वती हैसियतें भी मर्दों शान बिना खैर हैसियत सजनी बराबर अल्लाह पाक का कसियर मजन का सान न होता लेकिन जब यकी तरह जहल जा डिग्रेड का या पेशदारी के आई तो का ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम अस्ती जाहिर है दो भी मर्दों भी रिएक्टा कहती जब एक जानवरी म जनी 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 और जानवर जो अस्ती रिएक्शन कहते ज़रूर मारा गट्टी पाची चाहे कुछ की क्यों ना अपनी कोशिश के मकसद हमशी की ज़िंदगी तू का गुलिचारू का बैलेंस बरकरार हमेशा बैलेंस तरह बरकरार बिकने बैलेंस बरकरार करना कर लमी है माँ कसियारा चून ट्रीट कर गई और आप पलट के मारा चून ट्रीट कुत का इशिए बारे सोचक अल्लमी मैं लोग आगे एक नोकी मर्द में कहती नोकी निशारी कहती आई होती लोगे रूल्स और लोगे मर्दमानी अहदा गुशकबाज अल्लमी और ख़ास कर मैं कार तो का अगर यक इंसानी मैं मकार कनगे तो आइयरा वती अहदा गुशक और आइए अहदा गुशकबाज अल्लमी परचा ये जो डिसबैलेंस चीज़ बयान थी और दूमी मर्दों अल्लमा ये चीज़ें तो का दिल खोल के एफ़र्ट कुत न का ये जो दिल खोल के एफ़र्ट मर्दों न का या दिला पच न का या यक यकम बुक्शा की यक जज्बाती पेश नदारी और आ कार्य एच फ़ायदा नहीं इससे माँ पेसरा भी इदारे अतका ये इदारा बनी वास्ते एक फैमिली है माँ हमेशा माशरा कार न समझता माशरा वश न समझता माँ इशियारा सिर्फ और सिर्फ मैं लोग मैं दूमी लोग समझता और माँ निश्तगी माँ जनिक निश्तगी माँ उरा निश्तगी माँ सजी ऑफिस से जनिक निश्तगी उरा बर गपुत्रान कुता कसियारा कसी में मना हैरत भी कि वश कंची इदारे द कसियारा कसी में कभी जेलसी न बीतता और ना ही जनिक जनिकान तो जैसे एक इदारे तो जब सजी जनिक कार हैं अल्लमा यक जेलस फैक्ट्री बीतती दिले तो का यकीन ही बीतती लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इदारे तो का कदी भी मैं यक मतलब तकरीबन मैं सजे बलोच और मैं कदी भी यकदूमी वास्ता के नक दिला नहीं था जबकि मैं देखे इदारे तो बिल्कुल दिखता तो यकदूमी अहदायरा संभालक और ख़ास कर लोगे तो का सीनियर जो मैं हंसना आई रिस्पेक्ट करना और एक इंसानी जब नोकी नहीं कहती आई ये नेगेटिविटी आरा लोगों ची दीर कनक अल्लमी अगर शुमा गेंदे क्या इंसान बाज़ बेचा कुरान शरीफ है तो कभी अल्लाह पाक का इजाज़त दाता एक इंसानी के लगातार लोगे अमन आ रहा लोगे सुकून आ रहा
या कोई भी चीज़ ज़रा बर्बाद कनगी या कार है तुका बर्बाद कनगी या लोग ही तुका बर्बाद कनगी आई जरा बर्दाश्त कनक भी गुनाई परचा कि आई वजह ची लोग तू का जो पीस से जो अल्लाह पाक का ज़रूरत अल्लाह पाक अल्लाह माफ़ का अल्लाह पाक मेरा हुक्म दाता जो अमनी जो यक रुतबई अगर आप आमाल भी तो अल्लमा आलोगे मर्दों चाहे को जाम हम रिश्ता तो कभी आयर डन्ना दराग ज़रूरी है यानी कि आयर डन्ना का शक ज़रूरी है लोगों से ताकि लोग फैमिली लोग तरबियत और लोग रिस्पेक्ट बरकरार होगी बोली चारों का तजीर कसानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं बोल देता वाशद के गुली चारू का ब्रेक एंड सारी जो कि मैं कसानी का पुत्रान कर गए थे हमेशा मुझे दिले का लमा जाना पड़ सके सोबे सारा शुमा मेरी फ्रेंड है शुमा मेरी फैमिली है शुमा मेरी वती है कि मैं हमेशा का एक ख्याल है एक सोच है शुमा अल्लमा दर्शान करना और वश भी मना रहा है शुमा जब शुमा आप दिले अबरा कशा यकीन कर लोग मकसी अबर भी नगना पड़ सके तब सजी दिले अबरा मकशा तो मर्ची में ख़ास कर जो अबर करी मैं सरहाल हमशी के इंसानी हकूक़ पाकिस्तान तो का बेचारी दर मुल्का बेचारी पाकिस्तान तो का बेचारी तो अक्सर हमारा शिकायत भी कि मैं हकूक़ अव्वल तो मारे होती हक़ाइक़ का नहीं बारे होती हकूक़ के बाद बारे होती राइट्स से बारे ह्यूमन राइट्स जो जनरल में हकूक़ का जो मजमूई तौर पे हमारा मालूम नया और मैं न जाने के कुजाम अबरा में एक्शन बिजीरी या मजीरी तो मर्ची बेसिकली मावती ज़ाती हकूक़ जो इंसानी हकूक़ा तो का कहती मायनी गप्पा कनी और ख़ास कर जो मौजूदा हालात है तो का सैलाब रंद जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान आए नहीं वापता गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मर्दमानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गप्पा कनी इसी अलावा लाते अंचीन वाक़यात अस्तान जो जानी नादवाना बख्शी और या माँ अंची वाक़यात क्या ये मतलब माँ कुजा बुरवी ची मारा गाइड कर ये वास्ता जैसे कि पर्सनल जो फैमिली तो का जंग जटल बा या कसी मैसराबाज नाहकी करेंगे तो कानून मारा ची सलादा के माँ ची पैम और ची राहा बुरवी तो ये सज्जी मसला नहीं तुका मैं मगब कनगी वास्ता हमारे हमरा दायल कनगी वजह मुमताज़ जावर साहब अस्सलाम वालेकुम वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा मुमताज़ जावर साहब जो अस्ती मीरपुर खासन से बिलोंग का इसके अलावा ये एजुकेट ही और माशाल्लाह ये सोशल एक्टिविस्ट भी और ये दोनों फील्ड वैसे तो यक अगर बेचारे एक वकील एक लॉ वालों की भी शागिर्दी या सोशल एक जंगी मिल गई और ख़ास कर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं ये भी माशरा तुका चागिर्दी तुका ख़ास कर मर्दमानी हेल्प पे वास्ता 24 घंटा हाजिर और नाजरा और मेरे पास दोस्त वहाँ ख़ास कर मैं जो NGOs और प्राइवेट इदारा जो बात कर रहे हैं अच्छा सबसे पहले तो आपको दोबारा मैं वेलकम करती हूँ और अच्छा लगा आपसे मिलके आज हम थोड़ी से मसलों पे बात करेंगे जैसे कि मौजूदा हालात में जो आपने देखा कि सैलाब ज़दगान तकरीबन हम उस टॉपिक पर बात करते आए हैं लेकिन अभी जो हालात हैं उसके बारे में बात करेंगे और इस पे जो ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट हुकूमती रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे पहले तो जावर साहब आप अपने बारे में मुमताज़ जावर साहब जावर एज सॉफ्टी नाम की दफ़ा ज़्यादा कहती है आप अपने बारे में थोड़ा सा तफसील जरवार जी जवार वैसे तो हालात जो हम देखते आ रहे हैं वो जहाँ भी देखते हैं एक जैसे ही नज़र आते हैं क्योंकि ज़ाहिर है एक ही रियासत है और एक ही मुल्क है और सब इलाके को जो रूल करते हैं वो तो एक ही सिस्टम है उसके तहत जो हमारा निज़ाम जो चलाया जा रहा है लेकिन यहाँ देखते हैं कि रियासत की जो जिम्मेदारी है जो होनी चाहिए वो नहीं वो निभाते नहीं हैं इस तरीके से नहीं निभाते जो ड्यूटी एक रियासत की होनी चाहिए जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नहीं करते जैसे कि अभी सैलाब आया सैलाब में लोगों ने देखा कि वहाँ रियासत नहीं थी वहाँ इदारे नहीं थे जबकि आपके पास NDMA है और प्रोविंशियल लेवल पे PDMA है अच्छा इदारे पाकिस्तान में मौजूद थे वहाँ मौजूद नहीं थे आप कह रहे हैं हाँ जी लेकिन वो वहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में तो बने हुए हैं इस्टेब्लिश हुए हैं ना हमारे लिए इस डिज़ास्टर को फेस करने के लिए आपका NDMA है
फिर प्रोविंशियल लेवल पे आपने पीडीए में बना दिया, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वो चीज़ें बनाई हैं, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। वो फिर हाथ निकाल लेते हैं। जैसे अभी तक हमारे जो इलाके हैं, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास की अगर बात करूं, तो मीरपुर खास के जो शहरों को तो लोगों को दिखाने के लिए साफ करवाया गया, पंपिंग मशीनें लगाई, पानी निकाल दिया, एक या 2 दिन में ही पानी निकाल दिया गया। लेकिन जो गांव देहात हैं, अभी तक वहाँ से पानी ड्रेन नहीं हुआ है। वहाँ से वो ड्रेन आउट कौन करेगा? वहाँ कहीं पे इंक्रोचमेंट है, कहीं पे क्या है, लेकिन वहाँ कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। और लोग अपने आप को बेचारा की वाला आलम है, और मासूम जो है उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है वहाँ। अच्छा, वैसे भी जनरली आप नॉर्मल डेज में भी देखें, उनके पास कोई अथॉरिटी होती नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के हालात की बात करें तो आप कराची में ही देख लें कि जो हालात आ गए कराची के, कि आप बाहर जाना फिर मुश्किल हो गया है। स्नैचर्स हैं, मोबाइल स्नैचर्स हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 70 लोग एक दिन में मारे गए, और वो भी स्नैचिंग करते हुए। तो ये कितनी आम सी बात है कि यहाँ पे कातिलों को, खूनियों को देखकर भी सीसीटीवी कैमराज हैं, लेकिन कोई भी ऐसा रुझान नहीं। यानी कि आप समझे कि एक जुर्म को जो है एक मज़ीद उसको हाइप मिल रही है पाकिस्तान में, कराची में ख़ासकर। जहाँ भी हम हालात जो देख रहे हैं, जी, वहाँ एक तो इदारों को काम करने दिया नहीं जाता। इदारे पॉलिटिकली यरगमाल बने हुए हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है हर इदारे में। कहीं भी पोस्टिंग ज्वाइनिंग जो होती है अफसर की, कहीं निचली सतह के किसी मुलाजिम की, लेकिन वो पॉलिटिकली वो उसको देखा जाता है। अच्छा सर, हम ये तो पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा एक मैं कहती हूँ कि मैं कुछ फिल्में देखती हूँ तो मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री याद आती है। तो ये सियासत तो जब से पाकिस्तान बना है, तो ये हमारी जो सियासती निज़ाम है वो तो इसी तरह से है। पॉलिटिक्स किसको कहते हैं आप? अच्छा, पॉलिटिक्स बहुत पॉजिटिव फील्ड है। एक मुल्क में एक मेन फील्ड है पॉलिटिक्स, एक मेन शोबा है जिसके लिए बाकायदा रिस्पेक्ट, हर मुल्क में पॉलिटिक्स के लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को डिप्लोमेसी के तौर पे कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई हमारे सामने नेगेटिव बंदा होगा तो हम कहते पॉलिटिक्स है। देखिए ना, वो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स खेली जाती है। पॉलिटिक्स की नहीं जाती। पॉलिटिक्स जैसी होनी चाहिए, और नए नस्ल को हम किस तरीके से, कैसे, क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स क्या थी, क्या होनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए, कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वो उस सियासत से हम लोगों को धकेल रहे हैं। तो सर, क्योंकि आपकी तकरीबन पॉलिटिशियन ने सियासियात तो पढ़ा ही नहीं है जी। पाकिस्तान में लॉ पढ़ के कोई बैठ जाता है, कोई इंजीनियर करके बैठ जाता है। पॉलिटिक्स का अलग एक सब्जेक्ट है। जब मैं अगर गवर्नमेंट इदारों में टीचिंग भी करने जाऊंगी तो मुझे M.Ed B.Ed करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अलग एक सब्जेक्ट है। लेकिन बदकिस्मती से सियासियात जो है एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे एक भी सियासतदान ने, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स पढ़ा भी होगा या उसमें कुछ एक अबूरियत हासिल की होगी। सर, ये तो अलग बात है। हाँ। हम लोग बहुत गहराई में जा रहे हैं, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी सियासत का हिस्सा बन जाए। अच्छा, हम आते हैं फिर हम ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। अब सर, हर सेक्टर में फंडिंग तो हो रही है, इदारों की तरफ से होती है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ जाएँ तो फंडिंग भी हो रही है, बाहर से इमदाद भी मिल रहे हैं, और हर एक बलूचिस्तान में, सिंध में देख लें आप, पंजाब में देख लें, हर शहर के लिए आपको फंडिंग हो रही है, इदारे एक्टिव है। और अनाउंसमेंट भी हुई है बलूचिस्तान में, शुरुआत में ही अनाउंसमेंट हुई थी कि हर घर में जो है तकरीबन 5 लाख का इमदाद दिया जाएगा, उनके घर रिनोवेट किए जाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी, इसका मतलब है फंड तो रेज हुई है। देखें, आप अगर एनुअली इनकी बजट देखेंगे, आप भले सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, इनके जो भी फिनांस देखेंगे कि हर बजट में फंडिंग होती है, रखते हैं। अब अगर सैलाब की तरफ हम आएँ तो इन्होंने ड्रेनेज के लिए और नेचुरल जो वाटरवेज थे उनके लिए भी इन्होंने पैसे रखे हुए थे बजट में, लेकिन वहीं पे काम नहीं हुआ। वो काम नहीं होता, बजट में होते हैं, बजट कभी लेप्स हो जाती हैं, कभी
किसी गलत तरीके से वो इस्तेमाल हो जाती है। मतलब बेसिकली हमें इदारों की नहीं, इदारों में जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके इन्वेस्टिगेट करनी, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सीढ़ी दर सीढ़ी जो है ये चीज़ें कम होती जाती हैं, और ये सबसे बड़ा जो मुश्किल आता है, सबसे बड़ी मुश्किल जो है, मुश्किलात पेश आती हैं आवाम को, जो कि बहुत ज़रूरत है। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो लाखों कमाते हैं लेकिन हज़ारों बांट नहीं सकते। लेकिन उसमें मैं सलाम करती हूँ, ख़ासकर हमारे कराची के जितने भी NGOs हैं, प्राइवेट इदारे हैं, इन्होंने बहुत एफ़र्ट किया। बलूचिस्तान के हालात को, सिंध के हालात को, अल्लाह पाक ने इनको एक फ़रिश्ता बना के वहाँ पे भेजा लोगों की मदद करने के लिए। आप सोचें कि एक इंसान जो 10 दिनों से जिसने पानी ना पिया, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, उसको एक बूंद पानी देने वाला कितना बड़ा शख्स होगा। तो फिर इसके अलावा अगर हम बात करें मौजूदा हालात में, मीरपुर ख़ास के हालात में बात करें, मीरपुर ख़ास उनके हालात के बारे में बात करें, तो वहाँ पे बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स है सिंध में? अगर हम सोशली देखें तो क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको उजागर करना, जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, वहाँ एक गवर्नेंस का इशू है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो होती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वो आज़ाद नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट हो, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आपके इरिगेशन, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं जिनका फंक्शन है, जो काम अगर उनको काम करने दिया जाए तो आपको तब्दीली नज़र आएगी, आपको चेंज नज़र आएगी, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता अभी तक। मैं इसके लिए आपको मिसाल दूँ कि वहाँ अब गाँव देहातों में पानी इकट्ठा हुआ, अब लोग रोडों पे हैं, टेंट लगा हुआ है, ये तो बहुत बुरे हालात मैंने देखे तकरीबन। तो अब उस पानी को ड्रेन आउट कौन करेगा? जाहिर है अथॉरिटी कोई करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जो अफसरान हैं वो करवाएंगे, बजट उनके पास हैं और सारी मशीनरी उनके पास है, तो वो करवा सकते हैं, आम लोग नहीं। तो आम लोगों को कौन ये फैसिलिटेट करेगा, कौन रेस्क्यू करेगा? अब वो वहीं पे पानी कौन सा, अभी आपने कहा कि कराची के लोगों ने इंटीरियर के लिए जो सैलाब मुतासरीन थे उनकी मदद की, इमदाद की, उनकी वहाँ राशन पानी, जी बिल्कुल। तो वो जहाँ हुकूमत हाथ निकाल दे और वो सिर्फ इसी में लगे हुए हों, जो अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग अपनी मदद आप करेंगे, बजट्स को कैसे अब मेंटेन करेंगे, अब किस तरीके से लोग, मुखैर लोग जो हैं वो राशन पहुंचा रहे हैं, वो खाना पहुंचा रहे हैं, वो पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन बजट उनकी बन रही है, बजट उनकी यूज़ हो रही है, समझें। तो इस तरीके से सारा काम होता रहता है। अब वहाँ लोग पानी कैसा पीते हैं, आम लोग जो पानी कैसा पीते हैं, और पानी बर्तन साफ किस पानी से करते होंगे, कपड़े किस पानी से धुलाई होती होगी, वहाँ तो लोग तो स्किन की बीमारी के नज़र हो गए हैं। तो किसी को डायरिया है, वहाँ बच्चे छोटी छोटी उम्र के वो फौत हो रहे हैं, जो यहाँ पे वो अमवात हो रही है। एक अलमिया जो है उसने जन्म लिया हुआ है। ये तो हुकूमतें गैर संजीदा हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हमें आलमी इमदाद कैसे लेंगे, लोग डूबे हुए हैं, लोग बेहाल हैं, इनको फिर रिलीफ देंगे, इनको खैरात देंगे। लेकिन तो खैरात उससे आगे हम नहीं निकल चुके हैं आज तक, वाकई नहीं निकल चुके हैं। ये तो हुकूमती, अगर हम दूसरे ममालिक में देखें तो इस सूरत में जहाँ पे आपको कुदरती डिज़ास्टर आता है किसी मुल्क में, तो बेसिकली जो मुल्क की मेंटेनेंस है, जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। और वो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ऐसे करके दिखाया और उनके यहाँ उसूल है। लेकिन खैर हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कुछ बोलते भी, सर यहाँ पे हुकूमत को सिर्फ ब्लेम नहीं करूँगी, हमारी भी नाअहली है, हम आवाम भी किसी से कम नहीं है। हम जो आपस में ही लड़ मर गुजरते हैं, तो जब एक आवाम में एक जहती नहीं होती तो आपको तो यही निज़ाम मिलेगा ना। मैं कभी कभी सोचती हूँ, आप कहाँ गवर्नमेंट की बात करते हो, हमारे ऊपर अगर कोई आ गया सख्ती वाला हुकूमत, जो हम दूसरे मुल्क में देखते हैं जहाँ पे हम एक कैन का डब्बा भी फेंकते हैं तो हमें 500 दरहम या $500 या ऐसा कुछ डॉलर और दरहम में हमें फ़ाइन भरनी पड़ती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये जो ट्रैफ़िक का निज़ाम देखते हुए, ट्रैफ़िक पुलिस जब रोकती है तो लोग शोर मचाने लगते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये निज़ाम आ गया तो लोग तो मर जाएंगे, टेंशन से मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना रूल्स फॉलो होते हैं ना करना चाहते हैं लोग। मैं हैरान आ जाती हूँ।
मैं गाड़ी में जाती हूँ सर, यहाँ के यहाँ मतलब वश की गाड़ी में जाती हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ लोगों के स्कूटर पे बच्चे हैं, बीवी है, वो कैसे क्रॉस कर देते हैं गाड़ी को बगैर देखे हुए, ना अपनी सेहत जान का उस की पे अमान। अगर आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, एजुकेट करना भी तो एक अच्छा, इदारों यही की लोग तो जरूरत। बाहर जाके एजुकेट देखिए, हो जाते नहीं, हैं। देखिए ना, यहाँ जहाँ पर आपके यहाँ अगर ट्रैफिक का निज़ाम है, एक वो इंसान को गुजरते हुए एक रोड सेंस भी याद दिला देता है कि रोड पे किस तरीके से चलना है अगर ट्रैफिक वाला खड़ा है तो। लेकिन आप और शाहराहें हैं, बड़े रास्ते हैं, ट्रैफिक आप देखें वहाँ रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब अगर आप कराची में फिर भी कोई एक निज़ाम नज़र आ रहा है ट्रैफिक का आपको, अगर वो ट्रैफिक का निज़ाम फिर भी ना हो तो इतनी सारी जो आबादी का एक बड़ा जो शहर है उसमें बहुत बड़ी ट्रैफिक है, बहुत, यहाँ तो पता नहीं फिर कोई लोग किस तरीके से चल सकेंगे, चल भी नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आप कराची से बाहर निकल के छोटे छोटे जो शहर हैं, देहात हैं, गांव हैं, वहाँ कितने हादसात रोज़ाना होती हैं, बहुत सारे हादसात होते हैं, क्योंकि वहाँ किसी को रोड सेंस नहीं है, ट्रैफिक का सेंस नहीं है। अगर आप वहाँ की बात करते हैं तो मैं मान भी लेती इनको इम्प्लीमेंट करवाना है ना। ये एक मेन शहर है जहाँ पे हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी को ट्रैफिक रूल्स मालूम नहीं है। हाँ, किसी को ज़िंदगी के उसूल मालूम ना होंगे, लेकिन कराची के लोग मैंने देखे हैं कि जितनी खुदगर्जी वो ट्रैफिक में दिखाते हैं, वो रास्ते में दिखाते हैं, उतनी खुदगर्जी मुझे नहीं लगता कि ये लोग हैं। जो उनकी पर्सनैलिटी है वो नहीं है जो रास्ते में दिखती है। खैर, ये भी एक अलग एक टॉपिक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सारे ब्लेम हम गवर्नमेंट में नहीं दे सकते। हम बजाते खुद इनफरादी तौर पे एज ए सिटीजन हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जी, हमारा क्या रोल होना चाहिए जी। तो वो देखिए, जब रियासत हाथ निकाल देगी, इदारे हाथ निकाल देंगे, वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही हालात नज़र आएंगे जो आज देख रहे हैं हम। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप देखेंगे, उस पर अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है, स्कूल बंद पड़े हैं, और अगर हॉस्पिटल आप देखते हैं उसमें दवाई नहीं मिल रही, उसमें डॉक्टर टाइम पे नहीं आता, या डॉक्टर किसी डिस्पेंसरी पे नहीं है, जहां हमारे छोटे इलाकों में डिस्पेंसरीज भी हैं छोटी छोटी फर्स्ट एड के लिए, कोई ओपीडी के लिए, लेकिन वहाँ हालात बहुत ख़राब है, मैंने देखे हैं। और वहाँ पे एक अजीब सी बात ये है, मैं बेसिकली मैं बलूचिस्तान से हूँ, और मैं एक बार वहाँ पे गई थी, छोटा इलाका नहीं है, सरियाब रोड बहुत बड़ा एरिया है और कोयटा का। तो मैं जब वहाँ पे गई थी तो मैंने देखा कि बच्चे, मतलब बीमारी, बुखार था तो मेरी रिश्तेदार थी तो मैं उनके साथ चली गई। डॉक्टर बैठा हुआ है, क्लिनिक है, सब कुछ है, हर बच्चे को ड्रिप लगी हुई है, हर बच्चे को ड्रिप लगी हुई है। उस डॉक्टर के पास एक थर्मामीटर नहीं है बुखार चेक करने के लिए। जब हम लोग गए वहाँ पे बैठे तो वो कह रहा है इसका गला ख़राब है। मैंने कहा सर आपने तो चेक ही नहीं किया, इसका गला ख़राब है, आपने बुखार तक चेक नहीं किया। हम तो इसको लाए थे कि इसको बुखार है। अच्छा, नहीं, उसने कहा हमें पता चल गया है, अब इसको ड्रिप लगानी पड़ेगी। मैंने कहा आप कैसे ड्रिप लगा सकते हैं बगैर इन्वेस्टिगेट किए कि इसको बुखार है, कितना है, क्या टेम्परेचर है। मैंने देखा कि वो डॉक्टर बच्चों की ज़िंदगी से खेला। वो डॉक्टर नहीं था, बेसिकली वो एक डॉक्टर नहीं था, वो आम बंदा जो डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, जो अपनी क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, मेडिकल स्टोर खोल के बैठा, वो बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहा है। और उन आम लोगों में आपको पता है वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनमें शऊर नहीं है कि हमें बच्चों के यहाँ रहने के। बाहर ऐसी जगहों पे लोग बेचारे क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, डिस्पेंसरी की, बेसिक हेल्थ यूनिट की, रूरल हेल्थ सेंटर की, हॉस्पिटल्स जो है, वहाँ फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अगर वो है तो फंक्शनल नहीं है, वहाँ मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर साहब है नहीं, नर्सिंग स्टाफ है नहीं, तो फिर लोग जाहिर है वो प्राइवेटली जाते हैं। फिर वो क्विक जो अताई जो डॉक्टर जिनको कहते हैं, जो जिनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं होती, वो जाके बैठ जाते हैं। वो इन्हीं लोगों पे तजर्बात करते हैं। और इसी तरीके से जो ये सिस्टम चल रहा है हेल्थ का। अब हेल्थ, जब आपकी हेल्थ सही नहीं होगी, आप मेंटली फिट नहीं हैं, फिजिकली फिट नहीं हैं, आप बीमार हो गए, तो एक सेहतमंद मुआशरा कैसे बनेगा? अब अगर मैं बीमार हूं तो सोसाइटी के लिए क्या काम करूंगा, अपने घर के लिए क्या काम करूंगा? तो सोसाइटी को जब आपने बीमार कर दिया है
जब उसकी सेहत का ख्याल नहीं है। अभी लोग पानी कैसा पी रहे हैं आप देहातों में देख सकते हैं, और आपके देखे हुए हैं देहात, तो वहाँ पानी किस तरीके का पानी, मेरे ख्याल में जो शहर का बंदा या जो हाई फाई लोग जो हैं वो तो उनका पानी भी नहीं पी सकेंगे। पानी पिएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, उनका इलाज ही फिर यहाँ मुमकिन नहीं होगा। सर पानी तो खैर यहाँ पे भी साफ़ पानी मौजूद नहीं है, हमें भी लेना पड़ता है। पैसे तो आजकल कराची में आगे जाके ऑक्सीजन के भी देने पड़ेंगे हमें। और ये पाकिस्तान का जिस तरह से निज़ाम है महंगाई का, तो जैसे कि यहाँ पे चिकन और दाल में कोई फ़र्क नहीं रह गया, वैसे ही हमें पानी का मतलब ये जो टैंकर माफिया है, दूसरी निज़ामें हैं जिन्होंने हमारा पानी हमसे छीन के हमें बेच रहे हैं, और फ़िल्टर पानी भी हमें ख़रीदना पड़ रहा है। तो ये वो हालात है जहाँ पे हमें आगे जाके ये फ्यूचर है कि ऑक्सीजन भी शायद हमें ख़रीद के इनहेल करना पड़े। देखिए ना, अब पानी की बात चल रही थी, तो हमारा जो सहराई इलाका है थरपारकर, जी थरपारकर में वैसे ही पानी का इशू है। बहुत ज़्यादा पानी जब गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए आरओ प्लांट फंक्शनल नहीं है। अब भी हुकूमती नुमाइंदे से आप बात करेंगे तो वो बड़े फ़ख्र से कहेंगे कि थरपारकर में हमने इतने आरओ प्लांट लगा दिए, इंस्टॉल कर दिए। अच्छा। लेकिन भाई फंक्शनल तो नहीं है। फंक्शनल नहीं है। अब जो फंक्शनल नहीं है, आप दुनिया को दिखाने के लिए या डिजिट्स की गेम जो है वो उस चक्कर से निकलें, अमलन प्रैक्टिकली काम करके दिखाएं। लोग आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, हुकूमत पे, वक्त की हुकूमतों पे बड़ी जिम्मेदारी है। और लोग इन्हीं हुकूमतों में तवक्कात रखते हैं ना, हम इन्हीं में रखेंगे तवक्कात, इन्हीं से एहतजाज करेंगे, इन्हीं से रेजिस्ट करेंगे, इन्हीं से कहेंगे, इन्हीं के सामने मुतालबात रखेंगे कि हमारे ये मुतालबात हैं, पीने का पानी साफ नहीं है, डूबे हुए हैं और कोई रिलीफ नहीं है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके अफसरान वो काम नहीं कर रहे। बेसिकली हमें ये नहीं मालूम है, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम के ज़रिए बताती रहती हूँ कि हुकूमत वो इदारा है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक छोटा सा चपड़ासी तक हमारा नौकर है। हम उसे पे करते हैं, हम उसे टैक्स पे करके उसकी सैलरी देते हैं, हम आवाम वो हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन जब भी बदकिस्मती से, क्योंकि हम अपने राइट्स नहीं जानते, इनफरादी तौर पे हमें नहीं पता कि हमारे हकूक़ क्या हैं, और हमें नहीं पता कि हुकूमत हकीकतन हमारे ही पैसों पे चल रहा है, हमारे ही टैक्सों पे चल रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम जब किसी इदारे में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भीख मांगने जा रहे हैं। अगर हम आईडी कार्ड बनाने जाते हैं तो इस तरह के एटीट्यूड हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे कि हम आईडी कार्ड नहीं, यानी कि ये तो हम लोग मैं हैरत की बात बताऊं, इतनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इदारों में। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं जाके इन्वेस्टिगेट करूँ खुद, मेरा भी हक है कि मैं भी इन इदारों को उजागर करूँ कि आईडी कार्ड में अगर कोई मिस्टेक है जो कि उनकी तरफ से है। अब आपको एक मज़े की बात बताऊं, हम जनरली बात करें तो एक मज़े की बात बताऊं, हमारे मोहल्ले में एक बहुत ज़ईफ़ औरत है जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की और आंखों से भी बेचारी वो एक माजूर हैं। अब उनकी आईडी कार्ड जो चलती हुई आ रही थी वो रिन्यूअल करने जब गई तो भाई पता चला कि उनकी तो एक बेटी है। वो खुद हैरान होगी कि मेरी बेटी कहाँ से हुई। जब वो दोबारा उसको रिन्यूअल करने गई तो कह रहे नहीं आपकी तो बेटी है, आपकी लिस्ट में आ रही है ये बात कि आपकी बेटी है। तो उसने कहा कि कहाँ से आ गई मेरी बेटी, मेरी तो शादी नहीं हुई है। तो अच्छा ये किसकी नाअहली, इदारों की आपने कैसे उसकी बेटी मेंशन की जब उस बंदी की शादी नहीं हुई है। लेकिन अब वो बता क्या रहे कि भाई गवाह लाओ कि आपकी कोई बेटी नहीं है, और उसको इस तरह से कर दे कि उसके आईडी कार्ड बनानी मुश्किल है। कहेंगे फिर अब कोर्ट से आर्डर लेके आओ, कोर्ट से आर्डर लेकर आओ, कोर्ट से डिक्लेरेशन लेके आओ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं है। मैं अब ये किसकी गलती है? ये इदारों की गलती है। उनकी क्लरिकल जो मिस्टेक्स होती हैं जी वो हो जाती हैं। आप जाहिर है कंप्यूटर या लैपटॉप या जो भी चलाते हैं तो उसमें जाहिर है कोई मिस्टेक तो हो सकती है। अब बेचारी नाबीना औरत, ना उसके पास कोई किफ़ालत करने के लिए कोई है, बहुत ज़ईफ़ औरत है, लेकिन उसको भी इस तरह से मजबूरी का शिकार करना पड़ता है। वो ये है कि इदारों में भी जो लोग बैठे हुए हैं इर्रिस्पॉन्सिबल है सर, सॉरी टू से, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उनको एक होना चाहिए ना कि ये लोग कहाँ के हैं, ये भी तो यहीं के शहरी हैं।
हम भी यहीं के शहरी हैं, हम इनके या रिश्तेदार होंगे या कोई ताल्लुकदार, कोई वास्तेदार, कोई मोहल्लेदार होगा हमारा, इन इदारों में कहाँ के होंगे, बाहर के तो नहीं है ना। हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉयमेंट, तकरीबन जो भी गवर्नमेंट ऑफिशल्स, जो भी इदारे हैं, तो वहीं पे पाकिस्तानी हैं, लोकल पाकिस्तानी हैं, बाहर के नहीं हैं यहाँ पे। तो अगर नादरा में जाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएंगे, जहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ लोकल पाकिस्तानी हैं। वो हमारे मसाइल नहीं जानते क्या? जो अगर अफसर है, इंचार्ज है, जिस भी पोजीशन पे है, वो जानता है कि हमारे इश्यूज क्या हैं और किस तरीके से मिस्टेक्स होती हैं, कि किस तरीके से लोगों को उलझा के रखा है इन्होंने, कि लोग अगर उलझे हुए होंगे तो दूसरी चीज़ों पे नहीं सोचेंगे। अच्छा, यही लोग फंडामेंटल जो राइट्स है ना, उनके लिए नहीं सोचेंगे। और अगर कोई अपने राइट्स से बिल्कुल वाकिफ़ है और इनके ऊपर शोर भी मचाए तो जल्दी जल्दी उनका काम कर लेते हैं। ये तो खैर मैंने भी बहुत बार किया कि मैं बैठ गई हूँ कि मेरा काम मुझे करके दो, और उनको पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा जो है वो जानता है कि वो कहाँ पे आया है और उससे कैसे ट्रीट करना है, तो वो माशाल्लाह से जल्दी कर देते हैं। लेकिन वो ज़ईफ़ लोग हैं सर। पाकिस्तान में आधा आपका जो अवाम है, वो जो हमारे पिछले पीढ़ियों से चलती हुई आई, वो तो अनपढ़ हैं, उनको तो मालूम ही नहीं कि उनके ज़ाती हकूक़ क्या है। अच्छा, अगर हम बात करें कराची की, तो मौजूदा सूरत हाल जो कराची का है, जैसे कि आप एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके पास कैसे केसेस आते हैं? क्या यहाँ पे जो मसले, मतलब कराची का जो मेन मसला है, मेन इशू क्या है कराची में? नहीं, कराची में तो रॉबरी, डकैती, ये मोबाइल स्नैचिंग, इस किस्म की चीज़ें ये ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए हमने पहले जो बात की थी कि जो इदारे हैं, जो अगर पुलिस है या और इदारे हैं, तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हैं। अगर उनको आज़ाद छोड़ा जाए, एक कानून का सब लोग एहतराम करें, और कुछ दिनों के लिए ऐसे होता है कि हमारे यहाँ बिल्कुल ही एक अमन अमान हो जाता है, कोई भी इशू ऐसा नहीं होता। आप जहाँ जिस टाइम आएँ जाएँ, रोडों पे घूमें फिरें, कहीं पे कोई डर नहीं होता। कभी कभी अचानक ऐसे हालात हो जाते हैं कि लोग कराची जाने के लिए सोचते हैं, कराची के घर से निकलने के लिए सोचते हैं कि भाई अब कराची में पता नहीं क्या हालात होंगे। अच्छा सर, मैं कराची की या किसी भी शहर की एक बात पूछती हूँ। अगर हम कहीं भी देखिए, रूल मुझे ऐसा लगता है कि ये कि एक शहर से दूसरे शहर जब बंदा आता है तो एक आईडी कार्ड उसकी जो है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इदारों की तरफ से जो है उसकी इन्वेस्टिगेट होती है जब वो दूसरे शहर में आता है। कराची शहर में हम देखते हैं कि हर इलाके से, हर शहर से हर बंदे आ रहे हैं, और इसीलिए शायद शहरों से तो देखें, शहरों से तो आएंगे, ठीक है, क्योंकि सबका एक जैसा राइट है। और बात यह है कि फॉरेनर्स जो आते हैं उनको रोका जाए, जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर से दूसरे ममालिक के लोग आते हैं, वो यहाँ गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनके आईडी कार्ड इधर बन जाते हैं, CNIC बन जाता है इजीली। उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, उसको कंट्रोल करें कि लोगों को ये कि नेशनलिटी यहाँ की कैसे मिल जाती है, बाकी तो यहाँ का बंदा जाके इस्लाम कोर्ट में भी जॉब करेगा, कराची का इस्लाम कोर्ट का बंदा, थरपारकर का बंदा यहाँ भी आके भी जॉब करेगा। एक प्रोविंस है। लेकिन सर अब जॉब की बात करें ना, अब जॉब की बात यह है कि मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन अक्सर आईडी कार्ड तो आपके पास, देखिए आपके पास है, रूरल का बंदा है, कराची रूरल का होगा तो उसके पास कराची रूरल का डोमिसाइल होगा या CNIC होगा, CNIC में मेंशन होगा शनाख्ती कार्ड में कि ये देहात का बंदा है, फलां गांव का बंदा है, डिस्ट्रिक्ट फलां। लेकिन मौजूदा हालात की अगर बात करूं, कराची में जो बच्चों पे भी मसले आ रहे हैं कि अगर हम देखें तो हमें आए दिन वीडियोज़ में पता चलता है कि फ़लाँ जगह चोर घुस आए हैं, बच्चों को लेके जा रहे, ज़बरदस्ती लेके जा रहे, बच्चे गायब हो रहे हैं। मतलब इस तरह से एक वक्त आता है कराची में, मैंने नोट किया है कि एक साल में एक दिन, एक सीज़न मैं कहूँगी ऐसा आता है कि जहाँ पे बच्चे चोरी होने लगते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसे मोबाइल स्नेचर आपने कहा, इस हालात में एक सख्ती होनी चाहिए इनफरादी तौर पे हर फर्द पर कि हर फर्द की इन्वेस्टिगेट हो, हर फर्द का रिकॉर्ड हो, चाहे वो बाहर से आ रहा हो शहर में, मतलब कराची का शहरी तो ये सब नहीं कर सकता ना। अगर हम देखें, बात यह है कि हर किसी का डेटा तो है इनके पास, किसका नहीं है, सबका है। सिर्फ जो बाहर से जो आते हैं दूसरे ममालिक के लोग जो यहाँ गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं,
उनका इनके पास नहीं होता डेटा, या वो हमारे नेशनल बन जाते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि इनके इदारे जो हैं, इदारे क्या काम करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या होनी चाहिए। देखिए अगर इस तरीके से कि आप अगर जा रहे हो नादरा के पास तो आपका पहले ही CNIC बना हुआ है। अब नादरा अगर इदारे ऐसे होंगे, ऐसे काम करेंगे, या एक माँ जाती है उसको कहते हैं कि तुम्हारे ये बच्चे हैं, ये हालात हैं, ये तुम्हारी फैमिली है, अगर ऐसा दिखाया जाता है तो बात ये है कि इन इदारों को बेहतर करने की ज़रूरत है ना, कि ये इदारे क्या करते हैं, इतनी सारी तनख्वाहें, इतनी सारी बजट्स, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है। तो ये जाहिर है और इदारे तो नहीं आएंगे ना, और लोग और कम्युनिटीज़ बाहर के लोग आके हमें नहीं सुधारेंगे ना। अगर इस नादरा का काम कौन करेगा जी? इस हेल्थ डिपार्टमेंट का काम कौन करेगा, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम कौन करेगा। चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे कोई जी। अगर मैं कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, पॉलिटिकली अगर मुझे कोई आशीर्वाद हासिल है तो मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने गुजर गए हैं, मीरपुर खास के गांव देहातों में पानी खड़ा है 5 फुट 6 फुट, तकरीबन सिंध में यही हालात हैं। पूरी सिंध के हालात ऐसे ही हैं, लेकिन मीरपुर खास को स्पेशली मैं देख रहा हूँ लोग एहतजाज कर रहे हैं। कहाँ करें, किसके सामने बोलें। अब एक डिप्टी कमिश्नर है, वो तो जो जागीरदार हैं, बड़े लोग हैं, MPs MNAs हैं, उनके पीछे जैसे उनका मैनेजर हो, उनके कोई पर्सनल स्टाफ में कोई हो, उस तरीके से वो काम करते हैं। अब वो 3 महीने गुजर जाएं और पानी खड़ा हो और लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाएं, और सर्दियां आ गई हैं, अब लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे अगर हम देखें तो एक इंसानियत का भी एक नाम आता है। चलो हम छोड़ देते कानून को, हम छोड़ देते ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, ये सब छोड़ देते हैं, लेकिन जो इंसानियत, इन्होंने अभी कहा कि सर्दियाँ आ रही हैं और सिंध के हालात ऐसे हैं कि अब तक वहाँ से पानी ख़त्म नहीं हुआ। लोगों के तासुरात ये हैं कि खुदारा हमारे घरों के सामने से पानी को ख़त्म किया जाए ताकि हम अपना काम शुरू करें, अपने टूटे हुए घर में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें। यानी कि वो ये भी नहीं कह रहे कि हमारे घर बना के दो या हमें राशन दो, उनकी यही मांग है कि खुदारा ये पानी ख़त्म हो जाए। लेकिन आज अभी तक ये सैलाब को कितना वक्त गुजरा, अभी तक वो लोग इसी अजाब में हैं। और ये अजाब ज़ाहिर बात अल्लाह की तरफ से आया तो है, लेकिन ये इम्तहान है उन लोगों के लिए जो बैठे हुए हैं आराम से, और ये बहुत बड़ा इम्तहान है ये उन लोगों के लिए जिनसे पूछा जाएगा, जो हमारे सल्तनत में ये निज़ाम चला रहे हैं, जिनके ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक वो लोग बीमारियों से लड़ रहे हैं, हर तरीके की बीमारी। और मुश्किल ये है कि एक माँ के सामने, एक बाप के सामने उसका बच्चा बीमार भी हो रहा है और जाने भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जान नहीं जा रही, जानी नुकसान भी हो रहा है। हुई है वहाँ पे, काफ़ी अमवात हो रही है, सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो अब इस फ्लड में तो वो शुमार नहीं हो रहे कि फ्लड भाई, वो जो कैंप्स में पड़े हैं लोग बेसहारा, वहाँ बच्चे फौत हो रहे हैं, उनको डायरिया हो रही है, कि गैस्ट्रो हो रही है, कोई और बीमारियाँ, डेंगी हो रही है। अब तो डेंगी जो है वो बढ़ रही है। आप देखिए कराची जैसे माहौल में भी डेंगी है, तो वहाँ पे तो खैर होगी ही बीमारी। सर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपके साथ हम मज़ीद इस टॉपिक पे बात करेंगे। गुली चारूका जीरी कसानी ब्रेक पे तो साड़ी में घूम बेटा। वशत की गुली शाहरुख का ब्रेकनची सारींचे मग पुत्रान कन गए थे खास कर मर्दमानी अमा हालात आणि वजहची जो अंगा तक मौजूद अंगा तक अगर बेचारे हालात बद से बदतर बह गए, और ऐशानी कोई भी नज़र नहीं आएगी रुझान के ऐशाना मेंटेनेंस, मतलब ऐशानी पदा अमा सूरत हाल नज़र नहीं आएगी कि ऐशाना पदा अमा जिंदगी कोशिश बेकना, ना कि हुकूमती तौर पे, ना कि अफरादी तौर पे। अच्छा, अगर हम सर, ये तो खैर अलग एक टॉपिक है, और ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दिल दहल जाता है
क्योंकि अगर हम देखें तो जब ये तूफ़ान आया था, जब ये अज़ाब आया था सैलाब की सूरत में, तब तो खैर इतनी बीमारियां भी लोग सरवाइव कर रहे थे, लेकिन क्योंकि पानी ताज़ा था, पानी रुका हुआ था लेकिन ताज़ा था, तो उसमें से जो हम जैसे कि मच्छर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये हालात दिन गुजरते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि रुका हुआ पानी जो है अपने अंदर हज़ार जरासीम भी पैदा करता है, और उनका पूरा हर्जाना जो है वो लोगों को भरना पड़ता है, जो कि बीमारी की सूरत में अगर हम देखें, हमें न्यूज़ में पूरी चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे अमवात हो रही हैं। मतलब एक बच्चा कितना, उसका इम्यून सिस्टम कितना होगा, वो कितना बर्दाश्त करेगा। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता होती हूँ जब मैं ऐसी सूरत को सोचती भी हूँ, इसलिए मैं नहीं देखती। कहते हैं जहाँ पे हाथ ना पहुँचे, मेरा ये कहना है जहाँ पे हाथ ना पहुँचे वहाँ नज़र भी ना जाए। तो सर हम मौजूदा हालात में बात करते हैं। वैसे तो अल्लाह पाक ने हमें कुरान में साफ साफ कह दिया है, फरमा दिया है कि मर्द और औरत हकूक़ में बराबर है, लेकिन मर्द को औरत पे फ़ौक़ियत हासिल है क्योंकि वो उसकी किफ़ालत करता है। मतलब ये ओहदे अल्लाह ने रखे, लेकिन हकूक़ में मतलब दोनों के राइट्स बराबर हैं। जितना हक मर्द को औरत पे है, उतना ही हक औरत को मर्द पे है। यानी कि एक मियाँ बीवी के ऊपर अल्लाह पाक ने ये फ़ैसला सुना दिया है कि जितना मेरा मियाँ मुझ पे हक रखता है इस्लामी तौर पे, मजहबी तौर पे, उतना मैं अपने मियाँ पे हकूक़ के आयद में हक रखती हूँ। लेकिन अल्लाह पाक ने उसको मुझसे मेरी किफ़ालत के लिए मेरा सरपरस्त रखा है। तो अब पाकिस्तान में ये सूरत हाल क्यों है कि एक औरत बराबरी के लिए, हालांकि बराबरी अल्लाह पाक ने बोल दिया, लेकिन हकूकी तौर पे, मैं इनफरादी तौर पे बराबरी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये करती हूँ तो मैं कुरान शरीफ को रद्द कर देती हूँ, मैं अल्लाह के अहकाम को रद्द कर देती हूँ। तो ऐसा क्यों है कि हमें लड़ना पड़ रहा है अपने हकूक़ के लिए? ऐसा क्यों कि मेल डोमिनेशन, एक नया लफ्ज़ आया है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। ये मैंने पहले नहीं सुना था, अब मैं सुन रही हूँ क्योंकि शायद अब मुझे इतना शऊर आ गया है। ऐसा क्यों है कि मुझे बाहर जाने के लिए हज़ार चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, वहीं पे एक मेरे भाई को एक आज़ादी मिलती है, बाहर वो कुछ भी करे, ठीक है। अगर वो किसी लड़की से दोस्ती भी करे तो घर वाले उसको अप्रिशिएट करेंगे, जबकि मना है इस्लाम में, लेकिन मेरे ऊपर सारी पाबंदियां हैं। ऐसा क्यों है और ये इसमें कानून क्या कहता है? मेरा कानूनी हकूक़ मेरे क्या हैं? ये कानून ने भी हर शहरी को बराबर के हुकूक दिए हैं। औरत हो मर्द हो, उसको बराबर के हुकूक हैं कानून में भी। और हालांकि कानून जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक गारंटीड डॉक्यूमेंट है। और यहाँ ये हुआ है कि हमें जो आज तक जो एजुकेशन दी गई या जिस तरीके से मिली या जिस तरीके से एजुकेशन से महरूम रखा गया जी, और हमें पता ही नहीं रहा, हमें बताया ही नहीं गया कि आपके हुकूक क्या हैं जी। आपको हुकूक जो बराबरी के हुकूक होने चाहिए वो आपको बताए ही नहीं गए। आपके क्यों बताए भाई? क्योंकि मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी आप कह रही हैं उसको जाहिर उसी तरीके से उन्होंने एक मुरतब की है, उसूल अपने बना रखे हैं। अब वो उसूल जो जिसके पीछे कोई कानून नहीं है, जिसके वो तो लाकानूनियत में तकरीबन आते हैं। कहीं पे आप तो देहातों के जो अपर सिंध जो हमारा है वहाँ तो या बलूचिस्तान के एरियाज़ में कारोकारी और इस किस्म की चीज़ें भी आप सुनते आए हैं कि जो भी किसी से लड़ाई करनी है, किसी से झगड़ा है, कोई ज़मीन का कब्ज़ा है, तभी औरत को मारो और औरत को कारी करार दो। ओहो, ये मैंने ये तो वो चीज़ें भी थी। लेकिन आज जैसे वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, लोग अब एजुकेट होना शुरू हो गए हैं। अब जो रियासत को कुछ करना था वो अब लोग करने लगे हैं, अपने पाँव पे खुद खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक निज़ाम है, सिस्टम है, जो कानून है, जिसको कुछ करना है, प्रोटेक्शन करनी है, वो इदारे हमें ऐसे नज़र आते हैं कि वहाँ इंसाफ नज़र नहीं आता, वहाँ इदारे काम करते हुए नज़र नहीं आते कि भाई जो एक औरत है जिसके अगर घर में कोई नहीं है या एक लड़की है घर में पड़ी है, यतीम है, तो उसको बाहर कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए,
उसको कानून तो बन गए भाई, हिरासमेंट के कानून बन गए कि किसी भी जगह पे आप औरत को, लड़की को हिरास नहीं कर सकते, कानून बन गए, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? आप एजुकेट लोगों को जब लड़की को जब स्कूल में जहाँ पढ़ाते हो, जो स्कूल है उसके लिए, वहाँ उसका निसाब कैसा है, तालीमी निसाब जो है वो उसको बताओ कि कैसे मुआशरे में ज़िंदगी गुजारी जाती है, किस तरीके से वो जिए, उनको आप समझाएं तो सही ना। क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये जिस हम गंदगी पे, पॉलिटिकल जो गंदगी पे या एडमिनिस्ट्रेटिव नाअहली जो इनकी कहें, उन पे हम जो बातें करते आए हैं कि उन पे किसी का ध्यान नहीं जाए, उनकी नज़र नहीं जाए, लोग नहीं देख सकेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, फंडामेंटल राइट्स का पता ही नहीं होगा आपको। लेकिन सर ये जो हम बात कर रहे हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ये तो अभी से नहीं है, पार्टीशन से पहले की है। हम लोग वहाँ से आए हैं तो हम लोग वहाँ के थोड़े निज़ाम लेके आए हैं। अब मसला ये है कि हमारे कुरान में सारे हकूक़ लिख दिए गए हैं, अल्लाह पाक ने अहकाम दे दिए गए। एक औरत को जो दर्जा मिला है वो सूरह बकरा से ही पता चल जाता है कि उसका क्या दर्जा है। उस पे हक महर लाजिम है, जो कि हमें अल्लाह ने एक मर्द को हुक्म दिया लेकिन हमें दी नहीं जाती। कहा जाता है कि बस सब्र करो, जब फिर तलाक दे के फारिग कर देते हैं, फिर कहते हैं कि भाई इसने तो ख़ुद तलाक ली थी, इसने तो ख़ुद खुला ली थी। इतना तंग कर देते हैं इंसान को कि उसका हक महर नहीं दिया जाता, जबकि हक महर तलाक के बाद भी लाजम है, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा जब हम औरत की बात करते हैं, जब हम निकाह करते हैं तो हमें अपना निकाह नामा, जिस पे हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, हमारी राइट्स बने हुए हैं, उन ब्लॉक्स को देखा ही नहीं जाता। बस एक पेपर दिया जाता है और हमें साइन किया जाता है, और हम वो साइन आजकल तो कबूले भी नहीं पूछा जाता। देखिए ना, वो तो जो रस्मी तौर पे जो रवायतें चली आ रही हैं, तो कानूनन है ना, हाँ चलती आ रही हैं, जो वैसे कानून तो है ना, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी आए और मुख्तलिफ चीज़ें आई, लेकिन उस पर तो अमल नहीं किया जाता। देखिए उस पर, क्योंकि अभी तक भी कई लोग कहते हैं कि लड़की को ना पढ़ाएं, लड़की को स्कूल क्यों जाती है। बिल्कुल सर, ठीक है ना, ये चीज़ें अब ये तो कानून में तो नहीं है, कानून में तो है कि भाई तालीम सबके लिए लाजिम है, ठीक, लेकिन वो किसने बनाया है कानून? वो मेरा ज़ाती अलग जो मैंने उसूल बना के रखे हैं, मैंने कानून बना के रखे हैं, एक फ्यूडल मेरे जहन पे सवार है कि मैं जागीरदाराना जो जहनीत होती है उसके असरात, मैं जागीरदार हूँ या ना हूँ, लेकिन उनके असरात जो वो लोगों पे हावी हो गए हैं, एक वो कल्चर के तौर पे मुतारिफ कराया गया है कि भाई ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारा इस तरीके से औरत को बराबरी के नज़र से नहीं देखा जाता उनके उसूलों के मुताबिक। वो जो जागीरदाराना जो निज़ाम है उसके तहत, क्योंकि उसको तो विरासत में हिस्सा मिलेगा, उसको तो प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से महरूम करने के लिए एजुकेशन से दूर रखा गया कि वो एजुकेशन ही हम ना दें। एक तो एजुकेशन ना दें, अगर एजुकेशन देनी है तो वो एजुकेशन भी हमें नहीं देनी कि किसी को अपने हुकूक का पता चल जाए कि मेरे हुकूक क्या हैं, मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, मुझे इस्लाम ने कितनी इजाज़त दी है, मुझे मेरे मुल्क का जो कानून है, आइन है, वो कितना इजाज़त देता है, और दुनियावी जो दूसरे कानून हैं वो कितना इजाज़त देते हैं, आलमी कानून मुझे कितना इजाज़त देते हैं कि मुझे ज़िंदगी किस तरीके से और कैसे बसर करनी है। अच्छा, इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि हम अगर घर में बच्चों को नहीं समझाते तो स्कूल में कैसा निसाब बनाया जाए या कैसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें हर लड़का और हर लड़की, बच्चे जो होते हैं ना, उनके दिमाग में असल में उसूल फीड किए जाते हैं, और वो उनकी ग्रोथ अगर ऐसे होगी तो एक नया जनरेशन जब आएगा पाकिस्तान में तो वो अपने हकूक़ को बासलाहियत समझ के आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि सर ने जैसे कहा कि जैसे आपने यही कहा कि स्कूल में बच्चों को समझाया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं, एज अ वूमन, एज अ मैन उनके राइट्स क्या हैं, उनके कानूनी राइट्स क्या हैं, उनकी शरई राइट्स क्या है, मजहबी राइट्स क्या है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए ना, अब जैसे चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बनाया गया, वालिदैन को बताया जा रहा है भाई अगर छोटी उम्र के 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आपने शादी की तो आपके लिए ये सज़ाएं हैं, ठीक है, ये कानून आपको रोकता है। लेकिन आप उन जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी एजुकेट करें, उनको भी बताएं, उनको भी जो सोसाइटी में अब्यूज़ है, जो गंदगी है, उसका कौन बताएगा उनको, कौन उनसे परहेज़
परहेज बताया जाता है ना, परहेज किन चीज़ों के, भाई परहेजगारी कैसे करोगे, एजुकेट, मेंटल एजुकेशन, ठीक है, आपको ये चीज़ें खानी है या नहीं खानी है, ये चीज़ें पीनी है या नहीं पीनी है, आपको सोसाइटी में और मुआशरा कैसे देखता है, उसका बर्ताव कैसा है आपके साथ, वो आप कैसे जज करोगे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये मैं सोसाइटी में मुझे टीचर जो है वो कैसा है, और रक्शे वाला कैसा है, मोहल्लेदार कैसा है, शॉप पे जाता हूँ कैसा है, हमारे बच्चों को किस तरीके से कौन एजुकेट करेगा, वो ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी है ना, वो वैसा निसाब लाएं, वैसी एजुकेशन दें, उनको समझाएं। एक वालिदैन है, वालिदैन पढ़े हुए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ बच्चे से प्यार तो करती है लेकिन उसके पास वो चीज़ें नहीं है जो उतना समझा सके, वो उतना इल्म नहीं है, उसके पास उतना शऊर नहीं है। तो बच्चा जब वो एक माँ अपने बच्चे को स्कूल तक पहुंचाती है तो स्कूल की जिम्मेदारी क्या है कि उसको कैसा शहरी बनाए, वो तो हमारे इदारों की जिम्मेदारी है ना कि वो शहरी कैसे बनाती है। भाई वो आपका रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनेगा, उसको कौन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएगा, वो हमारे स्कूल की जिम्मेदारी है, वो हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो एक बच्चे को मुजरिम बनाएंगे या अच्छा शहरी बनाएंगे, एक क्रिमिनल बनाएंगे या अच्छा शहरी बनाएंगे, वो वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, किस रास्ते पे चलाएंगे उनको, एक पॉलिटिशियन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। हम तो जैसे ही एक शऊर आता है तो करप्शन नज़र आती है, बदनवानी नज़र आती है, भाई 5 रुपए दे के 100 रुपए दे के 500 रुपए दे के ये काम करवाना है, ये काम करना है। हमने तो ये देखा है, ये सुना है, ये सुनते आए हैं, बच्चे भी ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, जिसके पास पैसा होगा उसका ये काम हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें हम तो ये एजुकेशन हो रही है ना हमारे नस्लों की, ये एजुकेशन हो रही है। इवन हमारे माइंड में भी यही चीज़ है। तो देखिए अब हमें जो नई नस्ल हमें कॉपी करेगी ना, हमारी नकल करेगी कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम जिस तरीके से चलेंगे ज़िंदगी गुजारेंगे वैसा ही वो रोल प्ले करेंगे, सोसाइटी के वैसे ही बाशिंदे बनेंगे वो लोग, वो बच्चे कल के वैसे बाशिंदे होंगे। जो हमारी आज की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आज के इदारे देख रहे हैं, आज के अफसर देख रहे हैं कि अफसर जो एक कमीशन का इम्तिहान दे के आता है और उसको वालिदैन इतना पढ़ाते हैं और लोग खुश होते हैं कि ये कमीशन अफसर है, लेकिन वो जाके एक पॉलिटिकल बंदे का, एक जागीरदार का, वो वहाँ के यसमैन बन जाता है या उसका बेसिकली बात वही आती है कि हम बच्चों को इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझाते। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि सामने वाला डॉक्टर है तो हम अपने बच्चों को कहें डॉक्टर बनो, अमीर बन जाओगे, पैसे कमाओगे। भाई देखो सामने वाला कितना गाड़ी है उसके पास, बंगला है उसके पास, वो डॉक्टर जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ उसको या बाप उसको या टीचर उसको नहीं समझा रही होती। हम अपने बच्चों को कहते पुलिस ऑफिसर बनो, देखो फलाने ने अपने घर बनाया जब से वो पुलिस ऑफिसर बनाया, लेकिन हम उसको पुलिस ऑफिसर यानी कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अफरादी तौर पे नहीं समझा रहे होते। मैं सलाम करती हूँ उन माओं को जो अपने बच्चों को अगर किसी इदारे में डालना चाहती हैं तो सबसे पहले बचपन से ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझा रही होती हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ समझा रही होती है। बेसिकली सर आपने एक बात और कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि अक्सर मैं कहती हूँ, हम बचपन से बच्चों को इदारों की सिर्फ अहमियत उस सूरत में बता रहे होते हैं जिस सूरत में उसको मतलब एक पैसों की मतलब उसकी ग्रीड बढ़ा रहे होते हैं, उसमें लालच डाल रहे होते हैं कि आप ये करोगे, ये बनोगे तो इस तरह से अमीर बन जाओगे। हम उसका एक इदारे का जो प्रोटोकॉल जो होना चाहिए, जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ऑनर होना चाहिए, वो नहीं बताते कि भाई आप अगर पुलिस अफसर होंगे, आप इस मुल्क की खिदमत कैसे करोगे, आप डॉक्टर होंगे तो आप जो लोगों को किस तरीके से मसीहा बनोगे, लोगों के लिए आप लोगों की कैसे तीमारदारी करोगे, आप ये खिदमत है। आप पॉलिटिशियन बनोगे तो वो किस तरीके से, वो भी इबादत का काम है, अगर सही करोगे तो ईमानदार होंगे तो आप इबादत है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो बाहर किस तरीके से लोग, जिसको हम एक अयाशी कहें, बड़ी गाड़ियों में किस तरीके से चलते हैं, उठते हैं, 4-4 लोग, 5-5 लोग आगे पीछे जो प्रोटोकॉल में चल रहे हैं, सेल्फी बन रही है, इस तरीके का जो एक माहौल मुतारिफ कराया गया है। जी, हम एक फील्ड अगर चुनते हैं तो वहीं लग्जरी लाइफ के लिए, अपनी तो सहूलियात के लिए वो अगर असल चीज़ बताई जाए, समझाई जाए, एजुकेट किया जाए, सेंसिटाइज
किया जाए ना, सेंसिटाइज करना है बच्चे को कि भाई आपका बाप भी अगर ये बोले, बड़ा भाई भी ये बोले, आप गलत नहीं करोगे। सेंसिटाइज करो ना तो बच्चे बड़ी को, बात होती है, आप उसको सेंसिटाइज, ईमानदारी सिखाएं हर फील्ड तो में आप उसको सेंसिटाइज करें। अच्छा, हम लोग बच्चों को तो झूठ सिखा रहे होते हैं। बच्चों की बात करें तो माँ बाप खुद झूठ सिखा रहे होते हैं। अगर माएँ हैं हमारी, खासकर हमारे पाकिस्तानी माएँ, जब बच्चे आते हैं तो तुम्हारे फुप्पो ने ऐसे कि, जब फुप्पो को ये बोलो, मतलब हम लोग बदतमीजियाँ सिखा रहे होते बेसिकली। आजकल मीम्स बन रहे फुप्पो जैसे रिश्ते पर। फुप्पो जो हमारे बाप की बहन है, मेरी फुप्पो थी, बहुत प्यारी थी, मुझे बचपन से उससे प्यार था, लेकिन मेरी खालाओं से भी मुझे प्यार था, क्योंकि हमारे माँ बाप दोनों रिश्तों में मैं बैलेंस सिखाते थे। तो बेसिकली हमने वो वैल्यू छोड़ दी है। हमने अपने घर के अफरादों की जो वैल्यू है वो बच्चों के सामने ख़त्म कर दी है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुद की वैल्यू और माशरती में वैल्यू ख़त्म हो गई है। वैल्यूज़ आपके पास एजुकेशन होगी, वो प्रॉपर एजुकेशन होगी तो वैल्यूज़ सेटल होते हैं सर, वैल्यूज़ सेटल होते हैं कि ये चीज़ें हमें, ये हमारे लिए ममनू है। मैंने पढ़े लिखे घर वालों को करते हुए देखा है। वो हमें कोई सिखाए ना, हम सीख के नहीं आते, हम सीख के, कई डॉक्टर होते हैं उसको ये पता नहीं होता कि एक पेशेंट के साथ मेरा बिहेवियर बर्ताव कैसा होना चाहिए। ओह बिल्कुल, ठीक है। एक अगर वकील के पास कोई आता है, वो अपने क्लाइंट से उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए। हम फ्यूडल बन जाते हैं, हम बड़े अफसर बन जाते हैं, हम डिक्टेटर बन जाते हैं, जो बेसिकली आप माशरे के लिए एक जरिया है। अगर जरिया तस्कीन कह दें, अगर जरिया एक इंसानी तस्कीन होती है, सिंबलिक बने ना, आपको मुआशरा आपकी कॉपी करे। आप रोड पे भी जा रहे हैं तो आपका उस ट्रैफिक में वो एटीट्यूड हो कि लोग कहें कि इस तरीके से ऐसे फॉलो करना है हमें। जी जी। अगर कहीं पे चेक पोस्ट है, मुझे चेक कराने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, उसको मुझे इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए कि ठीक है मेरे मुल्क के इदारे हैं, मुझे अगर मेरी गाड़ी को चेक कर रहे हैं, कागज़ चेक कर रहे हैं, टैक्स का पूछ रहे हैं, तो मुझे वो फ़ौरन बताना चाहिए। लेकिन मैं ज़िम्मेदार शहरी नहीं हूँ, मैं इसीलिए उसको इंसल्ट भी समझता हूँ, उसको गलत भी समझता हूँ, और कहता हूँ कि ये तो नहीं होना चाहिए, मुझसे तो कम से कम नहीं होना चाहिए, दूसरों से भले हो। तो मैं, हर कोई अपने आप को फ़र्द बरीउल ज़मान समझता है कि मैं इससे बरी हूँ, इस कानून से, इस सिस्टम से मैं बरी हूँ, ये मुझ पे लागू नहीं होता और लोगों पे लागू होता है। तो ये एक सिस्टम बन गया, ये वैल्यूज़ बन गए। ये अगर इन वैल्यूज़ को हमने डिस्करेज किया तो हम एक अच्छे मुआशरे की तरफ जा सकते हैं। कर नहीं सकते, क्योंकि हमें आदत हो गई है। और जैसे कि आपने कहा कि हमें इनफरादी तौर पे अपनी वैल्यू पता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी वैल्यू रखती हूँ अपने मुल्क के लिए। जब मुझे ही नहीं पता कि मैं कितना वैल्यू रखती हूँ, तो मुझे क्या पता होगा कि आप कितने वैल्यूएबल है इस कंट्री के लिए। और बेसिकली बात यही है कि हम अपने ओहदे भूल गए, और ओहदेदार अपने ओहदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल यही चल रहा है, लेकिन मैं सारा ब्लेम गवर्नमेंट को इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरा भी कसूर है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। एक निज़ाम चलाने के लिए सबसे बड़ा किरदार आवाम का होता है। तो जब आवाम ही एक दूसरे से, अगर हम देखें तो हम एक दूसरे की, असल में ये जो हकूक़ है, ये हम एक दूसरे की तो पामाल कर रहे होते हैं। उसके लिए फिर हमें कानून चाहिए होता है कि कानून जो है हमें बताए कि मेरे राइट्स क्या हैं। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे वुमेन राइट्स की, तो मुख्तसर वक्त में आप हमें बताएंगे कि कानूनी तौर पे एक औरत क्या राइट रखती है अपने ससुराल में या अपने मायके में या अपने बाप के घर। तो कानूनी तौर पे उसके बेसिक राइट्स क्या हैं? एक जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो हर बराबर है, शहरी के हैं। वहाँ पे घर में जी एक औरत मर्द के बराबर है, उसकी जितनी हकूक़ी तौर पे भी, और उसको भी जॉब की, एजुकेशन का राइट, जॉब का राइट सबको है। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम औरत को जो है वो एक समझें कि सबऑर्डिनेट कोई हो, कोई नीचे कोई उसका कोई हो, उसको डिग्रेड और डिस्करेज उसको करते रहते हैं कि आप पढ़ के आगे क्या करोगे आप। लेकिन एक औरत, उसको इस मुआशरे में जो एक माँ भी है, बहन भी है, बीवी का हक भी अदा करती है, बहन का हक भी अदा करती है। बहन, उसके लिए हमें तो फ़ख्र होना चाहिए उस औरत पे कि वो औरत इस मुआशरे में वो एक
उसका जो रोल है वो एक बड़ा रोल है, एक औरत का बड़ा रोल है, उसको तस्लीम करना होगा। क्योंकि हमने औरत के रोल को, किरदार को तस्लीम किया ही नहीं है कि औरत हमसे ज़्यादा जो घरदारी करना, घर संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चों और वो एक कमाल की बात है। वो मेरे ख्याल में कोई भी मर्द हो या कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो रोल प्ले नहीं इतना कर सकता जो एक अनपढ़ औरत भी करती है रोल प्ले। तो वो एक हम वो राइट नहीं देते औरत को। हालांकि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं है, अपने बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं है कि बच्चे की माँ को रिस्पेक्ट नहीं करते। अब ये नहीं हम बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो नया एक सोसाइटी में जो जिसने कदम रखा है, जिसको कल का एक बड़ा शहरी और बड़ा कोई मोतबर इंसान बनना है, उसकी माँ की कदर नहीं करते। तो उसकी वो डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में है, वो हमने एक वैल्यूज़ जो बना के रखे हैं, जो वैल्यूज़ जिसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है, कोई भी हैसियत नहीं है कि भाई एक लड़की को आप एजुकेशन से नहीं रोक सकते, एक औरत को एजुकेशन से नहीं रोक सकते, जॉब से नहीं रोक सकते, उनके बराबरी के हुकूक हैं। वो आप की तरह खा पी के, उठ के, पहन के, गाड़ी पे, घर पे वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती है जैसा एक मर्द गुजारता है। उसको कानून ने भी प्रोटेक्शन दी है, लेकिन हम उस कानून पे अमल नहीं करते। और यहाँ इदारों का जो हाल है वो हम देख रहे हैं। मतलब एक बाशऊर औरत बाइसे बाशऊर माशरा है, क्योंकि एक बाशऊर औरत जो है वो बाशऊर अफराद की तश्कील करती है। वो अपने अगर वो बाशऊर है, वो पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी का मतलब शऊर हासिल करना। तो अगर वो बाशऊर है तो वो अपने बच्चों को उसी शऊर से अपने बच्चों को की ग्रोथ करेगी, उन्हें पढ़ाएगी या उन्हें समझा सकती है। असल में हमारी जो प्रॉब्लम है, हमें अपना दर्जा नहीं मालूम या हम दूसरे को दर्जा नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि हमें सबसे बड़ी हमारा मसला ये है कि हम शऊर के लिए नहीं पढ़ते, बस पढ़ते हैं। ज़िंदगी को मैंने कहा ना, लग्जरी लाइफ के लिए पढ़ते हैं, एक बेहतरीन और बासहूलत ज़िंदगी के लिए हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं या किसी इदारे में जाना चाहते हैं या हमारा विज़न वो इदारा बनता है, लेकिन हम शऊर के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये बात तो सच है। अगर हम शऊर के लिए पढ़ते होते तो पाकिस्तान में ये हालात, हम अफरादी तौर पे हम एक दूसरे के हालात इस तरह मुश्किल एक पड़ोसी के हुकूक होते थे। पहले भी माएँ, औरतें, मर्द इतने पढ़े लिखे नहीं थे, माशरा इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इतना एजुकेट नहीं था, लेकिन फिर भी हमें अगले घर के हकूक़ मालूम थे, हमें भाई बहनों के हकूक़ मालूम थे, हमें मालूम था माँ के सामने सर झुकाना है, हमें मालूम था बाप के सामने आंखें ऊंची करके बात नहीं करनी है, हमें मालूम था कि हम अगर किसी बुज़ुर्ग से बात कर रहे हैं तो हमारा लहजा क्या होना चाहिए, और हमें मालूम था कि सीनियर की जो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। तो सर मुख्तसर वक्त क्योंकि ख़त्म है बिल्कुल, मैं आपसे मुख्तसर सा एक मैसेज चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को जो एक मैसेज, वैसे तो आपके अल्फाज मजमूई तौर पर मैसेज ही थे, लेकिन फिर भी जाते जाते आप एक मैसेज देना चाहें तो। एजुकेशन सबके लिए लाजमी है, एजुकेशन होनी चाहिए, और वो एजुकेशन होनी चाहिए जो करप्शन से, बदनवानी से और मुआशरती जो गंद है उससे हमें निकाल सके। वो उस एजुकेशन की हमें ज़रूरत है, और वो एजुकेशन, वो जो निसाब है उसमें तब्दीली लाई जाए, वो चेंज किया जाए कि एक अच्छा शहरी बनाने के लिए हमारे यहाँ कौन सा निसाब होना चाहिए, वो निसाब मुरतब करके वो स्कूलों पे लागू किया जाए कि वो बच्चों को वो तरबियत दी जाए कि बच्चे एक अच्छा शहरी बन सके। हम जो मुसलसल रोते आ रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम अपने इदारों को वो तब्दील नहीं कर सके। वही इदारों का जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर जो है, वही पुराना चला आ रहा है। बेसिकली एक बार फिर हम बेस को अगर बनाने की कोशिश करें, बाशऊर बनाने की कोशिश करें और एजुकेट करें बच्चों को कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनके मुल्क में उनके कानून उनको क्या राइट्स देती है, मज़हब के तौर पे उनको क्या राइट्स मिले हैं, तो बेहतर है। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा, और आपका पूरा प्रोग्राम ही जैसा कि मैंने कहा एक मैसेज की तरह गया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। गोली चारूका ये प्रोग्राम ये मरागे सिर्फ और सिर्फ शुमारा सरपरी देगे वास्ते कि माँ हकीकत जो माशरा निश्त या माशरा तो का मैं उसूल फ़राइज़ चाहिए
और ये मस्तरीन चीज़ कि मैं हकूक ची या मैं हकाइक ची या मजहबी तौर पे कानूनी तौर पे चागिर्दी तौर पे नियमशी वो मना महल का बलोच रबे देता इजाज़त वती ख्याल बिगनती मात पे तनी ख्याल अल्लाह मायर बिगनता मई निमगंचनी अल्लाह में